हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमने हमारे लास्ट सेशन में देखा था एक्सेल का ट्यूटोरियल 1। आज हम उसी ट्यूटोरियल को कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले एक्सेल ओपन कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर बुक 2 है। मैंने लास्ट ट्यूटोरियल में जो फाइल बनाई थी, मुझे उसी पर काम करना है। तब हम जाएंगे ऑफिस बटन और यूज करेंगे ओपन में जब आप जाएंगे, आप यहाँ देख सकते हैं रिसेंट डॉक्यूमेंट्स। मैंने एक्सेल में अभी कौन कौन सी फाइल्स ओपन की हैं, यहाँ पर उसकी लिस्ट आपको शो करेगा। क्योंकि मैंने इस फाइल पर काम किया था लास्ट क्लास में, तो मैं इसी फाइल को ओपन कर लेता हूँ। और अगर आपको वो फाइल यहाँ पर शो ना करे तो आप क्लिक करेंगे ओपन। अब आपको यहाँ पर उसकी लोकेशन देनी होगी जहाँ पर भी आपने वो फाइल सेव की थी। मैंने फाइल को सेव किया था ई ड्राइव में, और ये रही मेरी फाइल एक्सेल ट्यूटोरियल। से ओपन कर लेते हैं। ये फाइल थी हमारी लास्ट क्लास की। अब मैं काम करूंगा शीट 2 में। आप देख सकते हैं यहाँ पर शीट 2 ब्लैंक है। हमने लास्ट ट्यूटोरियल में देखा था एक्सेल का इंटरफेस क्या है, क्लिपबोर्ड का क्या काम है, फॉन्ट ग्रुप में क्या क्या काम हो सकते हैं, इन शीट्स को कैसे ऐड किया जाता है, कैसे रीनेम किया जाता है, और साथ ही ऑफिस बटन। आज हम देखेंगे अलाइनमेंट ग्रुप, नंबर ग्रुप और स्टाइल्स ग्रुप। चलिए अब देखते हैं। अलाइनमेंट, इसका सिंपल सा मीनिंग है अलाइन करना, या फिर आपके डॉक्यूमेंट में या फिर आपके सेल में जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसे एक लाइन में लगाना या एक क्रम से लगाना, वो होता है अलाइनमेंट। यहाँ हम देख सकते हैं एक्सेल में 3 अलाइनमेंट है, लेफ्ट, सेंटर एंड राइट। लेकिन साथ साथ यहाँ ऊपर 3 और बटन दिए हुए हैं। तो जब हम इन सबको कंबाइन करते हैं तो एक्सेल में हमें मिलते हैं टोटल 9 टाइप के अलाइनमेंट। लेफ्ट टॉप, लेफ्ट सेंटर, लेफ्ट बॉटम, मिडिल टॉप, मिडिल सेंटर, मिडिल बॉटम। इस प्रकार से राइट टॉप, राइट सेंटर और राइट बॉटम। इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। प्रैक्टिकली यूज करने के लिए सबसे पहले हम किसी सेल की साइज को बढ़ा देते हैं। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ। आप देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट ये जो मैंने एक्सेल ट्यूटोरियल लिखा हुआ है, ये सेल में सबसे नीचे और लेफ्ट साइड में आया हुआ है। लेकिन अगर मुझे ये सेंटर या इस सेल में कहीं और चाहिए, तब हम यूज करेंगे अलाइनमेंट। सबसे पहले लेफ्ट, टॉप, सेंटर एंड बॉटम। ये हो गया हमारा लेफ्ट में। उसी प्रकार से बाकी ऑप्शंस भी आप यूज कर सकते हैं। तो आपको टेक्स्ट को जहां पर रखना हो, आप अपने अकॉर्डिंग इस टेक्स्ट को वहां प्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इंडेंटिंग या इंडेंटेशन। इंडेंटेशन का मतलब होता है आपका ये जो टेक्स्ट है, ये सेल से कितना दूर होगा या कितना इसका डिस्टेंस होगा। आप जब यहाँ पर एक बार क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं इसमें हल्का सा मूवमेंट होगा, और इस प्रकार से आप अपने टेक्स्ट को जहां चाहे वहां प्लेस कर सकते हैं। वैसे ही इंडेंटेशन कम करने के लिए हम यूज करेंगे डिक्रीज इंडेंट ऑप्शन। यहाँ हमें बटन दिया हुआ है ओरिएंटेशन, टेक्स्ट का ओरिएंटेशन। अभी हम देख सकते हैं ये जो टेक्स्ट है ये हॉरिजॉन्टली लिखा हुआ है, लेकिन अगर हमें इसका ओरिएंटेशन चेंज करना होगा तब हम जाएंगे ओरिएंटेशन बटन में। और यहाँ आप देख सकते हैं कई सारे ऑप्शंस हैं। एंगल, काउंटर क्लॉकवाइज, इस प्रकार से आप अपने टेक्स्ट को रोटेट कर सकते हैं, वर्टिकल ला सकते हैं, या इस प्रकार से आप इसे अपने अकॉर्डिंग डिजाइन कर सकते हैं। साथ ही यहाँ एक और ऑप्शन दिया हुआ है फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट। जब आप इसमें क्लिक करेंगे तो ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा फॉर्मेट सेल्स का, और इसमें आप देख सकते हैं कई सारे अलग अलग टैब बने हुए हैं। नंबर, इस सेल में किस प्रकार का नंबर होगा, आप यहाँ से इसकी कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में आप देख सकते हैं इसका ओरिएंटेशन आप चाहें तो 1-1 डिग्री से कम या बढ़ा सकते हैं, और ओके करते हैं तो आप देख सकते हैं ये टेक्स्ट स्लाइटली टिल्ट हो गया है। नेक्स्ट है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट के लिए सबसे पहले मैं इस सेल में कुछ लिख लेता हूँ। अब जैसा कि हम देख सकते हैं, मैंने यहाँ जो टेक्स्ट लिखा था वो है E4 के अंदर, लेकिन जब हम माउस को कहीं और क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं ये ऐसा दिख रहा है जैसे E, F और G तीनों मर्ज हो गए हो या फिर तीनों जुड़े हों। तब हम यूज करेंगे रैप टेक्स्ट। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे रो की साइज इंक्रीज हो जाए लेकिन मेरा कॉलम की विड्थ फिक्स रहे, तब हम यूज करेंगे रैप टेक्स्ट। हम उस सेल में क्लिक करेंगे और क्लिक कर देंगे रैप। अब आप देख सकते हैं कॉलम की विड्थ में कोई भी फर्क नहीं आया, लेकिन रो की जो हाइट थी वो ऑटोमेटिकली बढ़ गई, और ये पूरा का पूरा जो हमारा कंटेंट था वो एक सेल में दिख रहा है। नेक्स्ट है मर्ज एंड सेंटर। जब आपको किन्हीं 2 या 2 से ज्यादा रो को जोड़ना होगा या 2 या 2 से ज्यादा कॉलम्स को जोड़ना होगा, तब हम यूज करते हैं मर्ज एंड सेंटर। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ। अब हम देख सकते हैं मैंने फिर लिखा था ये B6 में, बट ये शो हो रहा है कि ये B6 और C6 दोनों में लिखा हुआ है, तो हम यूज करेंगे। तो हम इन दोनों को मर्ज करना चाहते हैं, तो हम इन दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे और हम क्लिक करेंगे मर्ज एंड सेंटर। और अब आप देख सकते हैं ये एक सिंगल सेल है, इसका नाम है B6, ना कि ये है C6। उसी प्रकार से यहाँ पर कई सारे और ऑप्शंस दिए, मर्ज अक्रॉस, मर्ज सेल्स। आप इन सबको एक बार यूज करके हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट है अनमर्ज सेल्स। अब अगर हमें इन मर्ज सेल्स को ब्रेक करना है तब हम यूज करेंगे अनमर्ज। अब देख सकते हैं ये वापस सभी सेल्स डिवाइड हो चुके। तो दोस्तों ये था अलाइनमेंट ऑप्शन, जिसमें हम हमारे टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं लेफ्ट, सेंटर या राइट में। उसी प्रकार से टॉप, मिडिल या बॉटम में टेक्स्ट को
रोटेट कर सकते हैं, टेक्स्ट का इंडेंटेशन बढ़ा या कम कर सकते हैं, टेक्स्ट को रैप कर सकते हैं। रैप करना मतलब कॉलम की विड्थ सेम रहेगी लेकिन रो की हाइट इंक्रीज हो सकती है। मर्ज एंड सेंटर, दो या दो से ज्यादा रो या कॉलम को मर्ज करना या जोड़ना कहलाता है मर्ज एंड सेंटर। नेक्स्ट ग्रुप है नंबर। नंबर को यूज करने के लिए हम आ जाते हैं हमारी शीट 3 में और यहाँ एक डेटा रेडी कर लेते हैं। मेरा डेटा रेडी हो चुका है, इसे थोड़ा फॉर्मेट कर लेते हैं। अब हम देख सकते हैं अगर हम पेन पे क्लिक करते हैं या आइटम नेम, क्वांटिटी, अमाउंट किसी भी सेल में क्लिक करते हैं तो इन सब में अगर आप देखें यहाँ लिखा हुआ है जनरल। जनरल का मतलब ये बाय डिफॉल्ट जो है ये टेक्स्ट रहेगा। नेक्स्ट आता है यहाँ पर नंबर। अब क्योंकि हम पेन को नंबर में काउंट नहीं कर सकते तो हम इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। बट अगर मैं चाहता हूँ ये जो 5 नंबर है ये टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाए तो हम क्लिक कर सकते हैं यहाँ पर टेक्स्ट। और अब आप डिफरेंस देख सकते हैं, ये 5 लेफ्ट अलाइंड है, इसका मतलब ये टेक्स्ट है। वहीं अगर ये 6, 2, 1 देखें तो ये सब के सब राइट अलाइंड है और ये सब के सब नंबर्स हैं। आप ऊपर इसका टाइप देख सकते हैं, 5 के लिए टेक्स्ट है लेकिन बाकी सभी जनरल है। जनरल का मतलब बाय डिफॉल्ट ये नंबर्स माने जाएंगे। अब मैं यहाँ पर एक और कॉलम ऐड कर लेता हूँ जिसमें मुझे टोटल कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करनी है। एक कॉलम और जिसमें हम सेलिंग प्राइस लिखेंगे और एक कॉलम जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे हमारा प्रॉफिट कितना है। कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हमें क्वांटिटी और अमाउंट इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई करने के लिए एक्सेल का सिंपल सा रूल है, आपको जब भी कोई फॉर्मूला यूज करना हो आप सबसे पहले यूज करेंगे इक्वल टू साइन। उसके बाद आपको उस क्वांटिटी को लिखना है जिसको आपको अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। मेरा क्वांटिटी लिखा हुआ है B2 में, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और अमाउंट है मेरा C2 में। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉस्ट प्राइस है 25। उसी प्रकार से अब अगर मुझे पेंसिल का भी कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करना है, इरेजर के लिए कैलकुलेट करना है, शार्पनर के लिए कैलकुलेट करना है तो हम बार बार फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। हम सिंपली जाएंगे फर्स्ट फॉर्मूला में और हम माउस को इस कॉर्नर पे प्लेस करके इसे सिंपली ड्रैग कर लेंगे। या दूसरा ऑप्शन है आप सिंपली यहाँ पर डबल क्लिक करें और ये ऑटोमेटिकली आपको कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करके देगा। नेक्स्ट है सेलिंग प्राइस। अब अगर मैं इसका सेलिंग प्राइस रखता हूँ 30, इसी प्रकार से बाकी सबका सेलिंग प्राइस ऐड कर लेते हैं। ये हमने सेलिंग प्राइस ऐड कर लिया। नेक्स्ट मुझे कैलकुलेट करना है प्रॉफिट कितना हुआ। प्रॉफिट के लिए हमें फिर से लगाना होगा इक्वल टू। प्रॉफिट का सिंपल सा फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस है E2 माइनस कॉस्ट प्राइस है D2 और एंटर करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रॉफिट कैलकुलेट हो चुका है। अब अगर मैं इस प्रॉफिट को परसेंटेज में कैलकुलेट करना चाहता हूँ या परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, हम सिंपली इस सेल में प्लेस करेंगे अपने कर्सर को और यहाँ से जाकर हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं परसेंटेज। क्योंकि हमने 5 को कन्वर्ट किया परसेंटेज में तो यहाँ पर ये शो करेगा 500%। अगर एक सिंपल से कैलकुलेशन देखें एक और शीट में, सपोज मुझे 350 मार्क्स मिले आउट ऑफ 400। अब मुझे परसेंटेज कैलकुलेट करने हैं तो हम लिखेंगे इक्वल टू 350 डिवाइड बाय 400। ये है 0.875। लेकिन अगर मुझे इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो हमें क्लिक करना होगा परसेंटेज। आप देख सकते हैं मेरे परसेंटेज है 87.5। इस प्रकार से यहाँ आपको कई सारे अलग अलग प्रकार के फॉर्मेट्स मिल जाएंगे, साइंटिफिक, फ्रैक्शन, लॉन्ग डेट, शॉर्ट डेट, और यहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार की करेंसी मिल जाएगी। जैसे अगर मैं यहाँ पर चाहता हूँ ये कॉस्ट प्राइस, क्योंकि ये सब के सब प्राइस हैं और इसके सामने रुपीज का साइन ऐड होना चाहिए तो हम यूज करेंगे यहाँ पर रुपीज। अगर आप चाहते हैं डॉलर ऐड हो तो हम यूज कर सकते हैं डॉलर। सिंपली आपको उसे सेलेक्ट करना है और इस ऑप्शन में जाकर आपको उस करेंसी को सिलेक्ट करना है जो भी आप अप्लाई करना चाहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं नंबर के अंदर और जो ऑप्शंस हैं। अब अगर मेरा ये एक कॉलम है जिसमें मुझे नंबर्स ऐड करने हैं, कुछ पॉजिटिव नंबर्स होंगे कुछ नेगेटिव नंबर्स होंगे। अगर मैं एक पॉजिटिव नंबर लिखता हूँ और एक नेगेटिव नंबर लिखता हूँ तो ये कुछ इस प्रकार से दिखते हैं। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ नेगेटिव नंबर माइनस साइन के साथ ना दिखे, वो सिर्फ रेड कलर में दिखे और उसी प्रकार से जो बाकी जितने भी नंबर्स हैं यहाँ पर वो सब कॉमा सेपरेटेड हो, तो हम यूज करेंगे नंबर फॉर्मेट। नंबर में हम जाएंगे और इस छोटे से एरो पर क्लिक करेंगे। यहाँ देख सकते हैं फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स का फर्स्ट टैब नंबर एक्टिव है। हम जाएंगे नंबर। अब मुझे इस कॉलम में किस प्रकार की एंट्री चाहिए वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मुझे चाहिए रेड कलर से एंट्री होनी चाहिए नेगेटिव नंबर्स के लिए, तो मैं यहाँ पे वो सेलेक्ट कर लूंगा। साथ साथ डेसिमल प्लेसेस, पॉइंट के बाद आपको कितने नंबर्स चाहिए तो वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ दिया है यूज 1000 सेपरेटर कॉमा। जैसे यहाँ पर एक बड़ा सा नंबर लिखा है 23555555। अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पर एक 1000 सेपरेटर या एक कॉमा आ जाए नंबर्स के बीच में तो हम इस पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। अब मैं इस सेल में कोई नंबर ऐड कर लेता हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑटोमेटिकली एक कॉमा यहाँ पर प्लेस किया गया है। डेसिमल के बाद 2 जीरो यहाँ पर अवेलेबल। यहाँ अगर मैं एक नेगेटिव नंबर लिख के देखूँ, यहाँ पर भी आप देखेंगे माइनस साइन ऑटोमेटिकली रिमूव कर दिया गया है और कॉमा ऑटोमेटिकली ऐड हो चुके हैं।
क्योंकि हमने इस कॉलम की प्रॉपर्टी सेट की थी। यहाँ पर हमारे जो भी नेगेटिव नंबर्स होंगे वो सब के सब रेड से दिखें और साथ साथ यहाँ पर एक 1000 सेपरेटर भी दिखना चाहिए। वैसे ही आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पर कई सारे अलग अलग फॉर्मेट्स दिए हुए हैं, आप सभी को यूज कर सकते हैं। अगर मुझे इस नंबर में डेसिमल के बाद दो से ज्यादा वैल्यूज चाहिए तो हम क्लिक कर सकते हैं इन बटन पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर पॉइंट के बाद कई सारी वैल्यूज ऐड होती जाएंगी। वैसे ही अगर इस नंबर के बाद मुझे डेसिमल के बाद एक भी वैल्यू नहीं चाहिए तो हम यूज करेंगे इस बटन। तो इस प्रकार से आप डेसिमल के बाद की वैल्यूज को अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टाइल्स ग्रुप, जिसमें सिर्फ 3 बटन है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट एज टेबल एंड सेल स्टाइल। इसके लिए सबसे पहले हमारे पास कुछ डेटा होना चाहिए। मैं यहाँ पर डेटा रेडी कर लेता हूँ। मेरा डेटा रेडी है यहाँ पर। अब हम इस डेटा में कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करके देखेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग मतलब ऐसी फॉर्मेटिंग जो किसी न किसी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगी। सबसे पहला है हमारा हाईलाइट सेल्स रूल्स। अब मुझे यहाँ पर उन सेल्स को या फिर उन वैल्यूज को हाईलाइट करना है जो 33 से बड़ी हैं। तो हम इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे। हम जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और सेलेक्ट करेंगे ग्रेटर देन। ग्रेटर देन में मैं यहाँ इंसर्ट कर रहा हूँ ग्रेटर देन 32, क्योंकि 33 वाले बच्चे भी पास हों। तो अगर हम देखें ग्रेटर देन 32, ये सभी नंबर्स 32 से बड़े हैं एक्सेप्ट ये दो। तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पर सिर्फ ये 2 बच्चे फेल हैं, बाकी सब के सब पास हैं। साथ में यहाँ पर आपको कलर चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है, येलो, ग्रीन, इस प्रकार से कई सारे कलर्स हैं। अपने अकॉर्डिंग यहाँ से इन कलर्स को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में लेस देन। अब अगर मुझे सिलेक्ट करना है यहाँ पर कितने बच्चे हैं जिनको कम से कम 33 से कम मार्क्स मिले हैं, तो हम यूज कर सकते हैं फिर 33। तो आपको फिर वही 2 बच्चे हाईलाइट करके दिखाएगा जिन्हें 33 से कम मार्क्स मिले हैं। नेक्स्ट है बिटवीन। अब मुझे चेक करना है यहाँ पर कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको 50 से 60 के बीच में मार्क्स मिले हैं। तो हम सिंपली यहाँ पर ऐड करेंगे 50 एंड 60। सिर्फ 2 ही ऐसे बच्चे हैं जिनको 50 से 60 के बीच में मार्क्स मिले हैं। फिर आता है इक्वल टू। अब मुझे कैलकुलेट करना है यहाँ पर एग्जैक्ट 84 किस छात्र को मिले हैं। तो हम यहाँ पर ऐड करेंगे 84 और हम देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ एक ही स्टूडेंट है जिसे 84 मार्क्स मिले हैं। ये है टेक्स्ट दैट कंटेन्स, ये आप अप्लाई कर सकते हैं टेक्स्ट के लिए, नंबर में ये अप्लाई नहीं होगा। उसी प्रकार से डेट, अगर कोई डेट की वैल्यू होगी तो आप उसमें ये यूज कर सकते हैं। टॉप और बॉटम रूल्स, इसमें भी आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। टॉप 10 आइटम। अब जैसे मेरे पास यहाँ पर 18 स्टूडेंट्स की लिस्ट है, मुझे यहाँ कैलकुलेट करना है टॉप 10 कौन कौन है। तो हम फिर इन्हें सेलेक्ट कर लेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, टॉप एंड बॉटम रूल्स एंड टॉप 10 आइटम्स। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये है टॉप 10 और आप चाहें तो यहाँ से कम भी कर सकते हैं। मुझे सिर्फ टॉप 3 जानना है तो हम डायरेक्टली यहाँ से 3 कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं टॉप 3 स्टूडेंट्स कौन कौन से हैं। वैसे ही अगर यहाँ पर कोई परसेंटेज वैल्यू हो तो आप यूज कर सकते हैं टॉप 10 परसेंटेज। बॉटम 10 आइटम्स, अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं बॉटम से या फिर सबसे लोवेस्ट मार्क्स इन 3 स्टूडेंट्स को मिले हैं तो हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं बॉटम 3। बॉटम 3 करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे सेल्स को हाईलाइट कर रहा है। उसका रीजन ये है कि काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें इक्वल मार्क्स मिले हैं। 33 मार्क्स काफी सारे स्टूडेंट्स को मिला है, इसलिए ये उन सभी सेल्स को हाईलाइट करके आपको शो करेगा। सेम कॉन्सेप्ट बॉटम 10 परसेंटेज। अगर आपके पास परसेंटेज वैल्यू है तो आप यूज कर सकते हैं बॉटम 10 परसेंटेज। अबोव एवरेज, इन सभी में किस छात्र के मार्क्स अबोव एवरेज हैं, उसके लिए हम इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और हम जाएंगे अबोव एवरेज। अबोव एवरेज में आप देख सकते हैं इतने छात्र हैं जिनके मार्क्स अबोव एवरेज हैं। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करके आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कितनी वैल्यूज एक पर्टिकुलर रेंज से ऊपर हैं, एक पर्टिकुलर रेंज में आती हैं या नहीं आती। टॉप 10, टॉप 3 आप सभी इसके अकॉर्डिंग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है डेटा बार्स। ये सिंपली आपके डेटा को एक कलर देगा और आप देख सकते हैं सेल में इस नंबर के अकॉर्डिंग अगर यहाँ तक ये ग्राफ बनाया है तो उसी के अकॉर्डिंग 86 में ही ऑलमोस्ट इस सेल को पूरा फिल कर देगा। तो ये सिर्फ एक प्रकार का ग्राफ है जो आपको सेल में ही शो कर देगा और यहाँ आपको अलग अलग कलर के ऑप्शन मिल जाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर कलर स्केल्स। सेम नंबर्स के लिए सेम कलर असाइन करेगा कलर स्केल्स। देख लेते हैं यहाँ पर। अब आप देख सकते हैं इसमें 33 जितने बार भी इस पूरे कॉलम में 33 आया है सबके लिए सेम कलर है। 84 के लिए एक कलर, 82 के लिए अलग कलर, 51 के लिए अलग कलर। जितने बार एक वैल्यू रिपीट होगी उतने बार कलर वही रहेगा उनका। तो इससे हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं हमारे डेटा को। नेक्स्ट है आइकन सेट्स। ये सिर्फ एक डेकोरेशन के लिए यूज कर सकते हैं हम। इस प्रकार से आप देख सकते हैं हमारे कॉलम में एक प्रकार का आइकन सेट्स अप्लाई होते जा रहे हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है फॉर्मेट एज टेबल। हालांकि एक्सेल जब हम देखें तो ये रो एंड कॉलम में काम करता है, पर तब भी हम इसे एक टेबल नहीं कह सकते क्योंकि टेबल के और कई सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि इन सेल्स के पास नहीं है। अगर आप इस कंप्लीट डेटा को एक टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं
तो हम इस डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे फॉर्मेट एज टेबल और आपको यहाँ पर जो भी डिजाइन पसंद हो आप उस पर क्लिक कर लें। नेक्स्ट आपका डायलॉग बॉक्स ओपन होगा फॉर्मेट एज टेबल और यहाँ पर आपका कंप्लीट डेटा की रेंज को सेलेक्ट कर दिया इसने A1 से लेकर G22 तक। ये हमारा कंप्लीट रेंज रहेगा और उसके बाद हम इसमें ओके कर लेंगे। ओके करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पर एक टेबल टूल्स का एक नया रिबन या एक नया टैब ऐड हो गया है और इसमें कई सारे और ऑप्शंस आ गए हैं हमारे। और अगर हम इस टेबल के बाहर कहीं क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये टैब यहाँ से हाइड हो जाएगा और फिर अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये टैब फिर से विजिबल होगा और आप इसमें अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। इस रिबन को हम थोड़ी देर में समझते हैं। पहले हम कंप्लीट करते हैं स्टाइल्स का सेल स्टाइल्स। अब अगर मुझे इस एक पर्टिकुलर सेल को कलर करना हो या इसमें कोई एक प्रकार या इसमें कोई एक स्टाइल लगानी हो तो हम जाएंगे सेल स्टाइल्स और आप यहाँ पर देख सकते हैं कई सारे अलग अलग प्रकार के स्टाइल्स अवेलेबल हैं। मैं इसमें से अभी यूज कर रहा हूँ ये स्टाइल और ये सेल उस स्टाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आते हैं हमारे टेबल रिबन या टेबल टैब में। टेबल टूल्स के अंदर हमें मिलेगा डिजाइन टैब और डिजाइन टैब के अंदर भी हमें कई सारे ग्रुप्स मिल जाते हैं, प्रॉपर्टीज, टूल्स, एक्सटर्नल डेटा टेबल एक्सेट्रा। सबसे पहला इस टेबल का नाम क्या होगा, बाय डिफॉल्ट है ये टेबल 1, आप चाहें तो इसे चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है रीसाइज टेबल। अब अगर मैं चाहता हूँ ये जो कॉलम H है ये गलती से छूट गया था या मुझे बाद में इसे ऐड करना है तो हम क्लिक करेंगे रीसाइज टेबल और इस छोटे से बटन पर क्लिक करेंगे और हम इस कंप्लीट टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे, साथ साथ उस कॉलम या उस रो को भी जिसे हम बाद में ऐड करना चाहते हैं और हम इस बटन पर फिर से क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप ओके कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कॉलम नंबर H भी जो है वो टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। समराइज विद पाइवॉट टेबल। पाइवॉट टेबल हमारे आगे वाले सेशन में हम क्लियर करेंगे। नेक्स्ट है रिमूव डुप्लीकेट्स। कई बार ऐसा होता है कि हमें डुप्लीकेट वैल्यूज की जरूरत नहीं होती, हालांकि क्योंकि ये एक स्टूडेंट का डेटाबेस है तो हमें डुप्लीकेट वैल्यूज रखनी है, बट प्रैक्टिकली कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव करना होता है। तब हम सेलेक्ट कर लेंगे उस रो या कॉलम को जिससे भी हमें उस वैल्यूज को डिलीट करना है या फिर हाइड करना है। उसके लिए हम जाएंगे डिजाइन टूल्स और रिमूव डुप्लीकेट्स। रिमूव डुप्लीकेट्स में क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे कॉलम्स दिखा रहे हैं, कॉलम 1, 2, 3। आपको कौन से कॉलम की डुप्लीकेट वैल्यूज रिमूव करनी है। मुझे जैसे यहाँ पर सिर्फ कॉलम 7 की डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव करना है तो हम बाकी सबको अनटिक कर देंगे और सिर्फ कॉलम 7 को टिक रहने देंगे और क्लिक करेंगे ओके। आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड एंड रिमूव। 5 डुप्लीकेट वैल्यूज थी और साथ साथ 17 यूनिक वैल्यूज थी जो कि अभी भी वहां पर टेबल में अवेलेबल। नेक्स्ट है कन्वर्ट टू रेंज। अब अगर हम इस टेबल को वापस नॉर्मल सेल्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम इस टेबल में कहीं पर भी क्लिक करेंगे और उसके बाद क्लिक करेंगे यस कर देंगे। यस करते ही अब आप देख सकते हैं ऊपर का जो टेबल टूल्स टैब था वो यहाँ से कम्प्लीटली हट चुका है और ये अब टेबल नहीं रहा, ये नॉर्मल सेल में कन्वर्ट हो चुका है। नेक्स्ट है एक्सटर्नल टेबल डेटा। अगर हम इस टेबल के डाटा को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो हम यूज कर सकते हैं एक्सपोर्ट ऑप्शन। रिफ्रेश, अगर हमने टेबल के डेटा में कुछ चेंजेस किए हैं तो हम यूज करेंगे रिफ्रेश जो कि अभी एक्टिव नहीं है। नेक्स्ट है टेबल स्टाइल ऑप्शंस। इसमें हम देख सकते हैं हेडर रो में बाय डिफॉल्ट टिक है और यहाँ पर हम देख सकते हैं हेडर रो है हमारे पास। अगर हम इसे अनटिक कर देते हैं तो आपको जो हेडिंग का जो रो है वो हट जाएगा। वैसे ही टोटल रो, टोटल नंबर ऑफ रोज आप नीचे देख सकते हैं। इस प्रकार से आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। फिर आता है फर्स्ट कॉलम। आप यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट कॉलम और बाकी सभी कॉलम्स ऑलमोस्ट सिमिलर दिख रहे हैं। अगर आप फर्स्ट कॉलम को हाईलाइट करना चाहते हैं तो हम क्लिक करेंगे फर्स्ट कॉलम और आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट कॉलम हाईलाइट हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर आप लास्ट कॉलम को हाईलाइट करना चाहते हैं तो हम क्लिक करेंगे लास्ट कॉलम। अब क्योंकि लास्ट कॉलम में यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो कोई चेंजेस विजिबल नहीं होंगे। उसके बाद आता है बैंडेड रो एंड बैंडेड कॉलम्स। हम यहाँ देख सकते हैं एक रो ग्रे है और एक रो व्हाइट है। अगर हमें ऐसी डिजाइन नहीं चाहिए, हमें सिंपल एक डिजाइन चाहिए तो हम यूज करेंगे बैंडेड रो एंड बैंडेड कॉलम्स और आप यहाँ डिजाइन देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको अलग डिजाइन मिल जाएंगे और आप यहाँ से डिजाइन को चेंज कर सकते हैं। और लास्ट है टेबल स्टाइल्स। सिंपल, इस टेबल की अगर आपको स्टाइल चेंज करनी हो आप टेबल सेलेक्ट कर लीजिए, इस बटन में क्लिक करेंगे तो आपको कई सारे अलग अलग स्टाइल्स मिलेंगी और आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसे चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमारे अगले सेशन में हम देखेंगे सेल्स और एडिटिंग ग्रुप। आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।